हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बस बेटा बिल्कुल चुप अब। बाबू हम बात कर रहे थे बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन की और हमने सिमेंटिक बैरियर सारे फिनिश कर दिए थे। ये टॉपिक बहुत मज़ेदार होगा बेटा। आज का लेक्चर सबसे बढ़िया लेक्चर्स में से एक होगा। बाबू सिमेंटिक बैरियर हम कर चुके हैं और आगे हमने फर्दर बैरियर की बात करनी है। अभी 3 टाइप के बैरियर और बचे हुए हैं बेटा। लो स्टार्ट करते हैं बेटा। बाबू सिमेंटिक बैरियर के बाद साइकोलॉजिकल बैरियर है आपके कोर्स में बेटा। सामने देखना मेरी तरफ बेटा। सिमेंटिक बैरियर रिलेट करते थे किसके साथ, आप ही बता दो। 2 चीजों के साथ रिलेट करते थे, डैश एंड डैश, एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। या तो बेटा एनकोडिंग में प्रॉब्लम कर दी सेंडर ने, या बेटा डिकोडिंग में प्रॉब्लम कर दी रिसीवर ने, तब जाकर सिमेंटिक बैरियर अराइज हो जाते हैं बेटा। साइकोलॉजिकल बैरियर, जैसे कि अपने आप में इसका नेम सजेस्ट कर रहा है बेटा, साइकोलॉजिकल बैरियर रिलेट करते हैं विद द स्टेट ऑफ माइंड। या तो हो सकता है बेटा स्टेट ऑफ माइंड सेंडर का हो, या हो सकता है बेटा स्टेट ऑफ माइंड रिसीवर का हो। और बेटा हो जाता है जनरली स्टेट ऑफ माइंड की वजह से भी एरर्स, ठीक है ना, बैरियर आ जाते हैं। जैसे कि बेटा एक इंसान बहुत एक्साइटेड है, एक इंसान बहुत एंगर में है, बहुत वरी में है, बहुत टेंशन में है, ये सब स्टेट ऑफ माइंड है बेटा। और ऐसा हो जाता है बेटा जनरली जब आप एंगर में होते हो, वरी में होते हो, टेंशन में होते हो, एक्साइटमेंट में होते हो, तो कभी मैसेज ओरिजिनल सेंस में समझा नहीं जाता, ठीक है ना। और आपको पता है बेटा, कल मैं एक बात बोल रहा था कि कम्युनिकेशन क्या चीज़ है बेटा। जब सेंडर जिस सेंस में बात को समझाना चाहे, रिसीवर उसी सेंस में समझे और उसका फीडबैक भी दे दे बेटा, तब जाकर कंप्लीट होता है कम्युनिकेशन, ठीक है ना। यही बात थी बेटा। साइकोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर में बेटा 4 बैरियर हमने पढ़ने हैं। बहुत मज़ेदार है, एग्जाम्पल भी बहुत ज़बरदस्त है। पहला है बेटा प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। आप सिर्फ हेडिंग देखना और फिर सामने देखना शुरू करना, रीड इकट्ठा करेंगे बेटा 10-12 हेडिंग को। बेटा सबसे पहली हेडिंग लिखी गई है प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। सामने देखना मेरी तरफ बेटा। बाबू सामने देख लो यार, क्या क्या मतलब नोट्स में ऐसा क्या लिखा हुआ है जो मैं नहीं बता सकता, मुझे ये तो बता दो बाबू। समझना, हेडिंग का नाम है प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। बेटा बहुत सारे लोग जिंदगी में ना इम्पेशेंट है, ओवर एक्साइटेड है बेटा, और ओवर एक्साइटमेंट में क्या करते हैं, प्री मैच्योर ही किसी चीज को इवैल्यूएट करने लगते हैं। आपने बोला यार एक काम कर दे, अपने दोस्त को उसने कहा बताया यार वहाँ जाकर ना एक दुकान आती है, वहाँ से ये सामान ला दे। कहता है यार एक बार एड्रेस बताइयो। आपने बताना शुरू करा कि तू जाएगा ना कोर्ट रोड पे इस जगह पर, यहाँ पर जाएगा। हाँ मैं समझ गया, बस 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 मैं समझ गया। करते देखा किसी को ऐसे, हाँ मैं समझ गया। आपने बेटा भाई अपनी बात कंप्लीट भी नहीं करी और उसने प्री मैच्योरली इवैल्यूएट कर लिया बेटा कि हाँ ठीक है मैं समझ गया। कई लोग करते हैं ना बेटा ऐसा, आप बात कंप्लीट भी नहीं करते, बोल देते हैं मैं समझ गया हूँ बेटा, प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। और होता क्या, ऐसे ही लोग जब कोर्ट रोड पहुंच जाते हैं तो आपको कॉल करते हैं यार दुकान मिल नहीं रही, यार बताइयो यार कहाँ पर थी। होता है कि नहीं होता बेटा। तो बाबू जब सेंडर समझाना चाहता था तब आपने समझा मैसेज को ओरिजिनल सेंस में, आपने खुद से बेटा इवैल्यूएट करने की कोशिश करी, तो बेटा मैसेज कभी ओरिजिनल सेंस में पहुंच नहीं पाया। यही है बेटा पहला बैरियर, प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, ठीक है ना। एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल सही समझ में आएगी और बहुत जल्दी जल्दी समझ में आता जाएगा। सेकेंड वन इज लैक ऑफ अटेंशन। यार ये मेरे साथ रोज होता है, ठीक है ना, और श्योरली आपके साथ भी हुआ ही होगा कभी ना कभी। तो बाबू लैक ऑफ अटेंशन, बाबू कई बार होता है हमारी अटेंशन बटी होती है किसी चीज़ में। जैसे कि मान लो मैं टीवी पे क्रिकेट मैच देख रहा हूँ या बेटा मोबाइल फ़ोन चला रहा हूँ, पूरे दिन की थकान है, बेड पे बैठे हुए हैं आराम से मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं, ठीक है ना। सामने से मम्मी आई, मनीष खाना खाना है अभी, हमें सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि हमारी अटेंशन इतनी बटी हुई, या तो क्रिकेट मैच में बिजी हैं या बेटा मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं। एक और बार बोला फिर नहीं सुनाई दिया, तीसरी बार तो हिला देंगे पूरा, खाना खाना है कि नहीं खाना, ठीक है ना भाई। ऐसा तो यार हुआ ही होगा कभी ना कभी बेटा।
तो बाबू यही है लैक ऑफ अटेंशन। अगर आपका माइंड ऑक्यूपाइड है बेटा किसी वर्क में तो कभी आप मैसेज को समझ ही नहीं सकते बेटा। या आपको एक और एग्जांपल चेंज करके बताता हूं बेटा। एक सबऑर्डिनेट आया बॉस के रूम में और बॉस ना प्री ऑक्यूपाइड है किसी फाइल को ढूंढने में बेटा, फाइल नहीं मिल रही। बॉस ने बेटा फाइल मंगाई हुई है, फटाफट से वो फाइल ढूंढ के लाओ। और वो बेटा प्री ऑक्यूपाई है उस फाइल को ढूंढने में और बहुत परेशान है, फाइल मिल नहीं रही है। और इतने में उसका सबऑर्डिनेट एंटर करता है, ठीक है ना। बाबू आप क्या कर रहे हो, आप फाइल ढूंढने में लगे हुए हो। सबऑर्डिनेट कह रहा है सर कल की छुट्टी चाहिए। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा मेरे बेटे की तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है, ये वो बोलने लगा। बेटा सुबेर ने सीधा कहना चल अभी करेंगे तेरे से 15-20 मिनट में बात, तो चल। बेटा चाहे सामने वाला कितनी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, आप कभी मैसेज को ओरिजिनल सेंस में समझ नहीं पाते अगर आप उसकी बात पर अटेंशन नहीं दे रहे हो तो। मानते हो ना ये बात बेटा? बाबू लैक ऑफ अटेंशन इज अ बैरियर। क्लियर? सिंपल बात। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन क्लियर हुआ था, लैक ऑफ अटेंशन क्लियर हुआ। बाबू थर्ड हेडिंग इज लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। आपको बता देता हूं ये दोनों अलग अलग मतलब है। लॉस बाय ट्रांसमिशन एक बिल्कुल अलग चीज है बेटा और पुअर रिटेंशन एक बिल्कुल अलग चीज है, ठीक है। पहले बात करूंगा लॉस बाय ट्रांसमिशन की। ये भी बोल रहा हूं मैं आगे आने वाले 5 मिनट के बाद ये हेडिंग दोबारा आएगी, तब मैं समझाऊंगा नहीं, नाम बस चेंज होगा, मैं बताऊंगा ये लॉस बाय ट्रांसमिशन में मैंने बताया था। बाबू ट्रांसमिशन क्या होता है? लॉस बाय ट्रांसमिशन बेटा कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है, एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा रही है, दूसरे लेवल से तीसरे लेवल पे जा रही है, और बेटा हुआ क्या, काम की इंफॉर्मेशन छूट गई। और बेटा जनरली लॉस बाय ट्रांसमिशन जनरली बेटा ऐसी एरर, ऐसे बैरियर ओरल कम्युनिकेशन में होता है। रिटर्न में तो ये प्रॉब्लम कभी हो ही नहीं सकती। बेटा टॉप लेवल ने क्या करा, एक चीज रिटर्न फॉर्म में दे दी मिडल लेवल को, मिडल लेवल को कह दिया ये सारी बातें कम्युनिकेट कर दो अपने पूरे लेवल पे, एज वेल एज लोअर लेवल और वर्कर लेवल को भी समझा दो। बेटा अब जब रिटर्न फॉर्म में लिख के पढ़ना है तो बेटा कोई बात भूलने का मतलब ही नहीं। ओरल कम्युनिकेशन में जनरली लॉस बाय ट्रांसमिशन जैसी एरर होती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं बेटा जिसमें मल्टीपल लेवल होते हैं, 3-4 नहीं 5-5 6-6 लेवल हैं बेटा, 10-10 लेवल हैं बेटा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी होती है, ठीक है ना। और वहां क्या होता है बेटा, जब ओरल कम्युनिकेशन चल रहा होता है बेटा, टॉप लेवल से चली 20 इंफॉर्मेशन, पहुंची 12, हर लेवल पे कुछ इंफॉर्मेशन रह गई, हर लेवल पे बेटा कोई काम की इंफॉर्मेशन रह गई। मैं एक बात बोलता हूं आपको, मान लो बेटा आज आपके स्कूल में बेटा जब कभी छुट्टी का नोटिस आता है, ठीक है ना, अगर पता है असेंबली नहीं होने वाली बाद में, तो क्या होता है, रिटर्न फॉर्म में आता है बेटा। कुछ भी इंस्ट्रक्शन देनी होती है प्रिंसिपल को, रिटर्न फॉर्म में हर क्लास में आ जाता है बेटा रजिस्टर, जो भी टीचर होती है बेटा रीड करके बता देती है। मैं बोलता हूँ बेटा आपकी छुट्टी का टाइम है 1:30 और 1:25 पे सडन कोई इंफॉर्मेशन आती है कि कल आपका स्कूल बंद रहेगा, ठीक है, और परसों के लिए कोई इंस्ट्रक्शन देनी है बेटा प्रिंसिपल ने। 1:25 हो चुके हैं बेटा, 1:30 पे स्कूल का ऑफ होना है। प्रिंसिपल ने फटाफट से एक टीचर को बुलाया और ओरल फॉर्म में कम्युनिकेट कर दी 3 से 4 चीज़ें कि हर क्लास में कम्युनिकेट करा दो। बेटा ओरल फॉर्म में ये एरर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है कि कोई इंफॉर्मेशन किसी लेवल पे छूट जाएगी, किसी क्लास में पहुंच नहीं पाएगी। मानते हो ना बेटा, जब आप ओरल फॉर्म में कम्युनिकेट करोगे, इतनी हबड़ दबड़ में कम्युनिकेट करोगे, तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कोई क्लास ऐसी भी होगी जहाँ कोई इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची होगी, कोई क्लास ऐसी होगी जहाँ इंफॉर्मेशन तो पहुंची होगी पर 1-2 काम की इंफॉर्मेशन रह गई होंगी। तो बेटा लॉस बाय ट्रांसमिशन वेरियस लेवल की वजह से एरर होती है और ओरल कम्युनिकेशन में ज्यादा होती है। समझ आई बात? ठीक है जी बेटा। इसी के साथ एक और हेडिंग जुड़ी हुई थी, पुअर रिटेंशन। बेटा हर इंसान की रिटेनिंग पावर एक जैसी नहीं होती। सबसे पहली बात ये, हर इंसान एक जैसा रिटेन नहीं कर पाता। कुछ बेटा आपके दोस्त यार होंगे जो जिनकी रिटेनिंग पावर बहुत अच्छी होगी, एक बार बताओ तो सही उनको सालों साल याद रहता है। कुछ ऐसे होंगे बेटा बता दो, आज पढ़ा दो, कल पेपर में भी भूल जाएंगे, ठीक है ना। और जनरली एक बात बोल देता हूं इससे रिलेटेड, हमेशा हमें अपना मैटर ऑफ इंटरेस्ट याद रहता है। ये बात कभी भी नोटिस कर लेना, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है ना, मान लो आपको बेटा बहुत अच्छी लगती है बिजनेस स्टडीज,
आपको बहुत अच्छी लगती है अकाउंट्स, आपको बहुत अच्छी लगती है मैथ्स। जिसको मैथ्स अच्छी लगती है ना उसको मैथ्स बहुत लंबे टाइम तक याद रहती है, जिसको अकाउंट्स बहुत अच्छी लगती है उसको अकाउंट्स बहुत बढ़िया याद रहती है, जिसको बिजनेस अच्छी लगती है उसको बिजनेस बहुत अच्छी याद रहती है। बेटा रिटेनिंग पावर डिपेंड करती है हमारे इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है ना। ये भी एरर मैंने बहुत बार किया है, आपने भी की होगी शायद कभी ना कभी। एग्जाम्पल दे देता हूँ, देखो बेटा मेरे इंटरेस्ट का मैटर था मेरी पढ़ाई, ठीक है ना। आज भी बता रहा हूँ, सिंस क्लास 9th मैंने 9 से पढ़ना शुरू करा, आज तक किसी भी क्लास के नंबर पूछ लो किसी भी सब्जेक्ट के, सब याद पड़ा है मेरे को कि मेरे इस साल इस इतने नंबर आए थे, इतने नंबर आए थे, इस सब्जेक्ट में इतने आए थे। इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज बता दूंगा, मेरा मैटर ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है ना बेटा। लेकिन कई चीजें हैं नहीं अपनी मैटर ऑफ इंटरेस्ट। मम्मी ने कह दिया ये दाल लिया और कितनी लिया, वो भी जो भी बेटा बोल दिया उन्होंने, ठीक है ना, पाइया लिया या आध पाई लिया या कुछ भी लिया यार, ठीक है ना भाई। अब क्या होता है बेटा, घर से तो चले, डिस्टेंस कितना है 20 कदम, 20 कदम में दुकान आ गई, फिर भूल गए दाल का नाम क्या था यार। चलो जी एक कॉल और करो, हाँ जी क्या कौन सी दाल थी और कितनी लानी थी बेटा। तो हमेशा क्या होता है, हमें हमारा मैटर ऑफ इंटरेस्ट याद रहता है। जिस चीज में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं बेटा, वह हमारी रिटेनिंग पावर ऑटोमेटिकली बड़ी पुअर हो जाती है। और बेटा इट इज अ बैरियर टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्लियर बात, ठीक है जी। फोर्थ हेडिंग इज डिस्ट्रस्ट, ठीक है ना। बस इधर उधर मत ले जाना हेडिंग को, कहीं तो ले जाएंगे जरूर इधर। डिस्ट्रस्ट बेटा, अगर सेंडर और रिसीवर में ट्रस्ट नहीं है तो मैसेज कभी ओरिजिनल सेंस में नहीं समझा जा सकता। इमेजिन कर लो आज बस, हाँ इमेजिन करना शुरू हो गया बेटा, बस बस बस, हाँ ठीक है ना सक्षम, ज़्यादा इमेजिनेशन में मत जा, ठीक है ना बेटा। मैं एग्जाम्पल चेंज करके बताऊंगा कुछ, तुमने तो पूरा इमेजिन कर लिया बेटा। अगर सेंडर और रिसीवर आपस में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते ना बेटा, कभी मैसेज ओरिजिनल सेंस में समझा ही नहीं जा सकता। समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो। एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है ना, एक्टिवा से, टूटे हाथ पैर टूटे पड़े हैं बेटा, एक्टिवा पूरा डैमेज हुआ पड़ा है, पहुंच गए घर पर, ठीक है ना, और बोलना शुरू कर दिया इतनी तेज चलाते हैं बेवकूफ हो गए तेरे, उसकी गलती थी है वो, एक चाटा और पड़ा सामने से, तू ही चला रहा होगा तेज, तू ही होगा तेज चला रहा होगा, मान नहीं सकते कोई और तेज चला रहा हो, ठीक है ना बेटा। जब बेटा घर वाले ही ट्रस्ट नहीं करते तो मैसेज कहाँ से ओरिजिनल सेंस में समझा जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो बाबू ये है डिस्ट्रस्ट, बात क्लियर, हाँ अरे ये तो बहुत ही क्लियर हुआ चलो जी बेटा, 4 ही हेडिंग थी, बहुत सिंपल था ये। साइकोलॉजिकल बैरियर फिनिश भी हो गया। मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ। साइकोलॉजिकल बैरियर बेटा रिलेट करते हैं विद द स्टेट ऑफ माइंड। वो हो सकता है स्टेट ऑफ माइंड सेंडर का हो सकता है रिसीवर का हो सकता है दोनों का हो, ठीक है ना बेटा। पहली हेडिंग मैंने बोली प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, एग्जाम्पल याद रहेगा। लोग क्या करते हैं बेटा, बिफोर यू कंप्लीट द मैसेज बेटा प्री मैच्योरली इवैल्यूएट करने लगते हैं कि इसका क्या मतलब है, मतलब निकालना शुरू कर देता है। भाई उसको कंप्लीट तो करने दो, क्योंकि क्या होता है बेटा, आप पता नहीं क्या बोलना चाह रहे हो और वो पता नहीं क्या समझ के बैठ गया हो बेटा, मैसेज कभी ओरिजिनल सेंस में पहुंच ही नहीं पाया और बैरियर आ गया इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सेकेंड वन इज लैक ऑफ अटेंशन। मैंने एग्जाम्पल दिया, अगर आपकी अटेंशन बटी होती है, जैसे मैंने अपना एग्जाम्पल दिया, मैं मोबाइल में बिजी हूँ, मैं टीवी में बिजी हूँ बेटा, मुझे मैसेज सुनाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है ना, और सुनाई दे रहा होगा तो ओरिजिनल सेंस में कभी मैं उसका मतलब ही नहीं निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने एक बॉस का भी एग्जांपल दिया कि बॉस इज प्री ऑक्यूपाइड इन सर्चिंग ऑफ सम फाइल, ठीक है ना बेटा। और अगर उसका सबॉर्डिनेट छुट्टी मांग ले, कितना ही जेन्युइन रीजन दे दे, तो छुट्टी मिलने नहीं वाली एक बार में, तो पक्का है। थर्ड वन हमने बात करी लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन की। बेटा ट्रांसमिट होते टाइम इंफॉर्मेशन छूट जाती है, और बेटा जनरली ये बैरियर ओरल कम्युनिकेशन में होता है, रिटर्न में नहीं होता। फिर मैंने बात करी पुअर रिटेंशन की। बेटा इंसान की रिटेनिंग पावर सबकी बराबर नहीं है, ठीक है ना, सबकी रिटेनिंग पावर अलग अलग है बेटा। और जनरली आपको आपका मैटर ऑफ इंटरेस्ट हमेशा याद रहता है, और जिन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट नहीं है वो आप 10-20 सेकंड में भी भूलने लगते हो, ठीक है ना जी। और फिर बेटा फिर हमने लास्ट बात करी डिस्ट्रस्ट की। अगर सेंडर और रिसीवर एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते तो कभी मैसेज को ओरिजिनल सेंस में समझ भी नहीं सकते। ओके है जी बात, रीड करना है, बढ़ूँ आगे, बढ़े आगे, इकट्ठा बढ़ लोगे क्या। चलो जी बेटा, थर्ड टाइप ऑफ बैरियर है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर।
और बेटा जैसे कि इसका नाम है, ये ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स की वजह से होता है बेटा। जनरली ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन की फैसिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, मतलब कुछ भी हो, वजह ऑर्गेनाइजेशन होगी। चाहे ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन वजह है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी वजह है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर वजह है, चाहे बेटा ऑर्गेनाइजेशन की फैसिलिटी वजह है, वजह ऑर्गेनाइजेशन है। नाम ही ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है। जब मैं पढ़ दूंगा ना ये पांचों बातें, 5 हेडिंग है, तो क्लैरिटी डबल आ जाएगी बेटा। लो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा 4th हेडिंग से। 4th हेडिंग है बेटा कॉम्प्लेक्सिटी इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आपको बता देता हूं, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि लॉस बाय ट्रांसमिशन हेडिंग रिपीट होगी, वो यही हेडिंग है। देखो हेडिंग का नाम क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बेटा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बड़ा कॉम्प्लेक्स है, मल्टीपल लेवल है, मल्टीपल लेवल, 5 लेवल 6 लेवल है, और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो रही है ना ओरल फॉर्म। क्या होगा बेटा, कहीं ना कहीं टॉप लेवल से चलेंगी 20 बेटा, नीचे पहुंचेंगी 17 18, 2-3 काम की इंफॉर्मेशन बीच में रह जाएंगी बेटा, ट्रांसमिशन के टाइम पर ही एरर हो जाएगी। सेम हेडिंग है कॉम्प्लेक्सिटी इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। समझ आई बात? बढ़े आगे बेटा। 3rd हेडिंग देखना, हेडिंग का नाम क्या है, स्टेटस। इधर देखना मेरी तरफ। स्टेटस मीन्स वंस रैंक और पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्टेटस का मतलब होता है बेटा एक इंसान की क्या रैंक, क्या पोजीशन है बेटा। और आप ये समझ लो बेटा, 2 अलग अलग पोजीशन पे काम करने वाले लोग कभी फ्री फील नहीं करते बेटा कम्युनिकेट करने को। मैं आपको एक बात बोलता हूँ सिंपल सा बेटा, डीएम को कम्युनिकेट करना है, मान लो पुलिस महकमे में किसी इंसान से, तो डीएम अपने लेवल का बंदा ढूंढता है, एसएसपी। डीएम कम्युनिकेट करेगा एसएसपी से, डीएम कम्युनिकेट करेगा डीआईजी से या एक हवलदार से। ऑब्वियस बात है, समझ सकते हो बेटा। एक इंसान का लेवल ये, एक इंसान का लेवल ये है बेटा। ये जो स्टेटस है ना, जो एक रैंक है एक ऑर्गेनाइजेशन में एक इंसान की, वही तो बेटा बात ही नहीं करने देती आपस में। सुना नहीं क्या कभी जिंदगी में कि बड़ी कुर्सी आने के बाद बड़ा दिमाग खराब हो जाता है? तो जब बेटा बहुत बड़ी कुर्सी आ जाती है तो बहुत बड़ा दिमाग खराब हो जाता है, छोटे लोगों से बात करना पसंद नहीं करते हम। स्टेटस मींस वंस रैंक और पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, और 2 अलग अलग रैंक पे काम करने वाले लोग कभी आपस में बात नहीं करना चाहते। आप खुद समझो बेटा, एसएसपी को कोई प्रॉब्लम है, वो किससे बात करेगा, एसपी सिटी से बात करेगा। वो क्यों बात करेगा बेटा किसी सीओ सिटी से या किसी कांस्टेबल से, किसी छोटे से पुलिस ऑफिसर से बात क्यों करेगा? वो कभी फ्री फील ही नहीं करेगा बेटा बात करने को, कभी फ्री फील नहीं कर सकता वो। मानते हो ना ये बात? तो बेटा 2 अलग रैंक पर काम करने वाले लोग कभी आपस में बात करना ही नहीं चाहते, बैरियर ही बैरियर है, ठीक है ना। टॉप लेवल और एम्प्लॉई, आप बताओ मुकेश अंबानी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉई से फेस टू फेस मिला होगा? सर मेरे को तो नहीं लगता एक से भी मिला होगा। कितने एम्प्लॉई को जानता होगा? मुझे नहीं लगता एक को भी जानता होगा। ये टॉप लेवल है, ये एम्प्लॉई लेवल है, बात ही नहीं करते कभी। तो सर ये है स्टेटस। स्टेटस तो बहुत ही बड़ा बैरियर है, बात ही नहीं होती। क्लियर है जी बात? कॉम्प्लेक्सिटी इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की हमने बात करी, फिर हमने बात करी स्टेटस की। बेटा लो सबसे पहली हेडिंग की बात करते हैं। हेडिंग का नाम है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। यही है ना बेटा? बाबू देखो, कुछ ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी फॉलो करती हैं सेंट्रलाइजेशन की, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी फॉलो करती है डिसेंट्रलाइजेशन की। याद होगा बेटा, ऑर्गेनाइजिंग में पढ़कर आए हैं हम बेटा। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है बेटा? डिसीजन मेकिंग पावर इन वन हैंड ओनली, और डिसीजन मेकिंग पावर इन फ्यू हैंड्स ओनली, और डिसीजन मेकिंग पावर इन द हैंड्स ऑफ टॉप लेवल ओनली। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सारे डिसीजन मेकिंग एक इंसान कर रहा है बेटा, तो उसे सेंट्रलाइजेशन बोला जा सकता है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सारे डिसीजन मेकिंग टॉप लेवल कर रहा है, उसे सेंट्रलाइजेशन बोला जा सकता है बेटा। अगर कुछ ही लोग डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो उसे भी सेंट्रलाइजेशन ही बोला जा सकता है, ठीक है ना। और बेटा डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है बेटा? बाबू डिसीजन मेकिंग पावर डिस्पर्स कर रखी है टिल द लोएस्ट लेवल इन द हायरार्की। डिसीजन मेकिंग आपको करनी थी, आपने बेटा मिडिल लेवल को दी, मिडिल लेवल ने लोअर लेवल को दी, और लोअर लेवल ने वर्कर को दी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी होती है कि वो सेंट्रलाइजेशन चाहती है या डिसेंट्रलाइजेशन चाहती है। और जनरली ऐसा माना जाता है बेटा
छोटी ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन अच्छा होता है, जबकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसेंट्रलाइजेशन अच्छा माना गया। अच्छा एक बात सुनो, मैं बोलता हूं ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी भी बहुत बड़ा बैरियर होती है। बेटा अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने सेंट्रलाइजेशन को अडॉप्ट किया है ना, तो टॉप लेवल के पास टाइम बचता ही नहीं किसी से बात करने का। सर सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डिसीजन मेकिंग पावर इन वन एंड ओनली। टॉप लेवल ही रूटीन जॉब देख रहा है, टॉप लेवल ही स्ट्रेटेजिक प्लान बना रहा है, टॉप लेवल ही पॉलिसी बना रहा है, टॉप लेवल ही ऑब्जेक्टिव रूल्स रेगुलेशन बना रहा है। बेटा आपके पास टाइम बचेगा का? क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में रूटीन जॉब ही दिन में 8 से 9 घंटे की होती है। अगर रूटीन जॉब भी आप देख रहे हो, सारे डिसीजन मेकिंग है आपके हाथ में है, तो बेटा एक दिन में वर्किंग आवर कितने होते हैं? 7-8 घंटे का वर्किंग आवर होता है और 8-9 घंटे की तो रूटीन जॉब है। सब कुछ आप ही करोगे, बेटा टाइम कहाँ बचेगा किसी से बात करने का? तो बेटा जो ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट करती है ना, वहां पर ऐसा देखा गया कि कभी बेटा बात ही नहीं होती किसी से, बैरियर ही बैरियर। क्लियर है बात? तो मैंने अभी तक 3 हेडिंग की बात कर ली है बेटा, कॉम्प्लेक्सिटी इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, स्टेटस और ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। ठीक है जी। सेकेंड हेडिंग की बात करते हैं बेटा। हेडिंग क्या लिखी गई है? रूल्स एंड रेगुलेशन। कई बार बेटा ऑर्गेनाइजेशन के रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन आपको बात नहीं करने देते। सिंपल सी बात बोलता हूं बेटा, देखो मेरी तरफ देखना बाबू, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल एंड जीरो लेवल पे वर्कर्स। बाबू ये मैं एक रियल लाइफ इंसिडेंट बता रहा हूं आपको, जो रियल लाइफ में हुआ। बेटा एक वर्कर था, एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती थी 2004 तक, नोन एज सत्यम। सत्यम एक कंपनी का नाम था। तो बेटा उसके वर्कर ने ना देखा कि ना एक फ्रॉड चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, और उसमें बहुत सारे टॉप लेवल के पर्सन भी इन्वॉल्व है, बहुत सारे टॉप लेवल के पर्सोनल इन्वॉल्व थे बेटा। ठीक है ना? बस 1 या 2 टॉप लेवल के पर्सोनल बचे हुए थे जो इन्वॉल्व नहीं थे। बेटा ये उन तक बात पहुंचाना चाहता था कि मैं बता दूं कि ऐसे ऐसे फ्रॉड चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। बेटा हुआ क्या, इसने बेटा उनके पीए से ये मांगा कि मुझे मीटिंग का टाइम दिलवा दो, मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए। बेटा टॉप लेवल ने टाइम दिया 6 महीने बाद की बात हो जाएगी आपकी। 6 महीने के बाद की अपॉइंटमेंट आपकी। तो सर रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे होते हैं जो बात नहीं करने देते। फ्रॉड बताना चाह रहा है, 6 महीने रुक सकता था ये, और बहुत बड़े लेवल पे फ्रॉड चल रहा था बेटा। बाबू बैलेंस शीट में दिखाई गई 10,000 करोड़ की फर्जी एसेट्स खड़ी करी गई, और ऑडिटर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने साइन करके दी हुई है बैलेंस शीट। सारे शेयर होल्डर के साथ धोखा चल रहा है, चली जा रहा है बेटा धोखा। ये बात बताना चाहता है टॉप लेवल ऑफिशियल को, वो टाइम दे रहा है 6-6 महीने बाद मिलने का। बेटा खैर बाद में इसने क्या करा, बाद में इसने सीधा सेबी को रिपोर्ट किया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इमरजेंस बेसिस पे बेटा रेड की गई, और सेबी ने सारी इंफॉर्मेशन ठीक पाई बेटा। ऐसे लोगों को टेक्निकल भाषा में बोला जाता है विसल ब्लोअर्स। विसल सीटी बजाने वाले लोग, ठीक है ना? हाँ बाबू जो लोग फ्रॉड पकड़वाते हैं उन्हें टेक्निकली हम विसल ब्लोअर्स बोलते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आई बाबू? तो कई बार ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन आपस में बात नहीं करने देते हमारे को, इतने रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है ना? और आपको पता भी होगा, रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करूं तो आप एक एम्प्लॉई हो बेटा, यू आर वर्किंग इन अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और एक बेटा मैनेजर है सेल्स मैनेजर। पहली बात तो दोनों की रैंक अलग, दूसरी बात बेटा एक डिपार्टमेंट के बंदे को दूसरे डिपार्टमेंट के बंदे से बात नहीं करने दी जाती, चाहे आप दोनों सगे भाई क्यों ना हो। ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन है बेटा, एक डिपार्टमेंट का बंदा दूसरे डिपार्टमेंट में बात ही नहीं कर सकता। और आज की तारीख में शायद आपने सुना कॉलेजेस में भी ऐसा होने लगा। देखा, पता नहीं आपने कितना सुना है, कॉलेजेस में बेटा बड़ी बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी। पहले क्या होता था बेटा, सारा कॉलेज सारी यूनिवर्सिटी सबके लिए ओपन होती थी, जहां मर्जी जाओ। अब क्या होने लग गया, इन्होंने क्या करा, डिपार्टमेंट खड़े करने शुरू कर दिए। ये जी कॉमर्स डिपार्टमेंट है हमारा, ये जी बिल्डिंग साइंस डिपार्टमेंट है, ये जी मेडिकल डिपार्टमेंट है। कॉमर्स डिपार्टमेंट का बंदा मेडिकल में नहीं दिखना चाहिए, मेडिकल का कॉमर्स में नहीं दिखना चाहिए, कॉमर्स का साइंस में नहीं दिखना चाहिए, मतलब एक दूसरे के डिपार्टमेंट में भी नहीं जा सकते आप, चाहे कॉलेज एरिया है वो। तो बेटा आपके रूल्स रेगुलेशन ऐसे बनते जा रहे हैं धीरे धीरे कि बेटा एक डिपार्टमेंट का बंदा दूसरे डिपार्टमेंट से बात ही नहीं कर सकता।
तो बेटा रूल्स एंड रेगुलेशन फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होने नहीं देते। क्लियर बात? ओके जी, इतनी बात। बढ़े आगे बेटा, 4 हेडिंग की चर्चा हो गई। लास्ट हेडिंग ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज। बेटा एक बात सुन लो, ऐसा बोला जाता है, ऐसा है भी रियलिटी में, जो चीज इंसान बोल के नहीं बता सकता ना, वो लिख के बता सकता है। हाँ फील ले गए भाई, पूरी सही। हाँ कह रहे हाँ ये तो पता है हमारे को, ठीक है ना। जो चीज इंसान बोल के नहीं बता सकता वो लिख के बता सकता है। एक इंसान के साथ बेटा ऑर्गेनाइजेशन में ना, मान लो बेटा एक इंसान को बड़ा प्रेशराइज किया जाता है, ठीक है ना, और बेटा काम नहीं कर पा रहा, वो सारा दिन प्रेशर में रहता है बेटा बॉस के, उसका हैरेसमेंट चल रहा है बेटा ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है ना, और ये बात रिपोर्ट करना चाहता है टॉप लेवल को, ठीक है ना, और बोल सकता नहीं जाके। बेटा ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ फैसिलिटी लाइक कंप्लेन बॉक्स एंड सजेशन बॉक्स। ऑर्गेनाइजेशन में फैसिलिटी होनी चाहिए बेटा, क्योंकि जो इंसान बोल नहीं सकता वो लिख सकता है। और दूसरी बात बेटा, कल्चरल गैदरिंग होनी चाहिए। कल्चरल गैदरिंग में क्या होता है बेटा, वहां कोई टॉप लेवल, कोई सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप नहीं होती। ऑर्गेनाइजेशन में गैदरिंग होती है बेटा, कल्चरल गैदरिंग, ठीक है ना बेटा। कोई सुपीरियर नहीं, कोई सबऑर्डिनेट नहीं, कोई टॉप लेवल नहीं, कोई मिडिल लेवल नहीं, आपस में सब एक दूसरे से बात करते हैं। कहता है अगर ये सब फैसिलिटी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करती हैं तो फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है, और अगर ये भी नहीं है तो बेटा अगेन इट इज ऑल्सो अ बैरियर। और आपको बता देता हूं, जनरली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लेन बॉक्स और सजेशन बॉक्स होते नहीं हैं। ये सिर्फ सरकारी डिपार्टमेंट में दिखाई देते हैं, जिनका ताला लगा के ऐसी जगह चाबी फेंक दी जाती है जो कभी मिलती नहीं, ठीक है ना। इतनी मर्जी कंप्लेन करे जाओ, सजेशन दिए जाओ बेटा, कोई सुनवाई नहीं है किसी भी जगह पर, ठीक है ना बेटा। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी फैसिलिटीज नहीं है बेटा, तो ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर हो सकता है, ठीक है जी। अभी आप एक काम कर दो, साइकोलॉजिकल बैरियर और ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर एक बार रीड करके बता दो, सब ओके है क्या? दिया तो था भाई। बात कर रहे हैं, एक बार रिपीट कर रहा हूं, कॉम्प्लेक्सिटी इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बेटा कई बार ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है। एग्जाम्पल के तौर पर आपके स्कूल का प्रिंसिपल बेटा सेकेंड लेवल पे आता है वाइस प्रिंसिपल, देन बेटा स्ट्रीम हेड्स, कॉमर्स स्ट्रीम का हेड है बेटा कोई, कॉमर्स स्ट्रीम हेड, साइंस स्ट्रीम हेड, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम हेड, ठीक है ना। इनके नीचे आते हैं बहुत सारे टीचर जो कॉमर्स साइड में पढ़ाते हैं, जो साइंस साइड में पढ़ाते हैं, जो बेटा ह्यूमैनिटीज़ में पढ़ाते हैं। इनके नीचे बेटा क्लास मॉनिटर्स, ठीक है ना, और फिर कहीं जाकर बेटा 4th ग्रेड है बाबू, बहुत सारे लेवल। और कई बार बेटा ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ही बहुत कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि दिखाई दे रहा है। अब बेटा यहां से कोई इंफॉर्मेशन चली जो आपको पहुंचानी है क्लास मॉनिटर तक, और इंफॉर्मेशन चली ना ओरल फॉर्म, प्रिंसिपल ने 10 बात बताई वाइस प्रिंसिपल को कि ये स्ट्रीम हेड तक पहुंचा दो, स्ट्रीम हेड को बोला गया कि टीचर्स तक पहुंचा दो, टीचर्स को बोला गया ये मॉनिटर तक पहुंचा दो, और मॉनिटर क्लास में अनाउंसमेंट कर दे। बेटा अगर इतनी सारी इंफॉर्मेशन ओरल फॉर्म में चलेंगी, इतने सारे मल्टीपल लेवल से होते हुए, तो बेटा कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन छुटती चली जाएंगी बेटा, ट्रांसमिशन में छुट जाएगी 1-2 काम की इंफॉर्मेशन। ये है कॉम्प्लेक्सिटी इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। नमन और सारंग खड़े हो जाओ थोड़ी देर के लिए, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, अभी हो जाएगी। खड़े होने जरा जल्दी से, पहले दिन ही मुहूर्त हो गया तेरा तो, चल जल्दी जल्दी खड़ा हो जा भाई, कोई नहीं होता, थोड़ी देर खड़ा हो जा तो। चलो जी बेटा इतनी बात तो क्या है क्या, बढ़े आगे। चलो बेटा पर्सनल बैरियर पढ़ते हैं जी, और बेटा नाम ही ऐसा है पर्सनल बैरियर, तो बेटा ये रिलेट करते हैं पर्सनल फैक्टर ऑफ द सेंडर और रिसीवर, ठीक है। सेंडर के पर्सनल फैक्टर की वजह से एरर आई है बेटा, या रिसीवर के पर्सनल फैक्टर की वजह से एरर आई है, ठीक है जी। बाबू सबसे पहली हेडिंग क्या है, फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, यही है ना जी पहली हेडिंग। बाबू सामने देखना मेरी तरफ, किसी टाइम पर हमने स्केलर चेन पढ़ी थी, आपको याद है बेटा, ठीक है ना। और मैंने शायद बीच में भी कभी इसका डिस्कशन किया है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अलावा मैंने फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाते टाइम इसका डिस्कशन किया था। बेटा बात कर रहा हूं स्केलर चेन की,
मैंने दो अलग अलग लेवल बना दिए हैं, दो अलग अलग चेन ऑफ अथॉरिटी, चेन ऑफ कमांड बना दिए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। बाबू एक बार जल्दी से मैं रिपीट कर देता हूं, आपसे पूछ लेता हूं, अगर बेटा सी को कम्युनिकेट करना है जी से तो कैसे करेगा? सी पहले बताएगा बात बी को, बी ए को, देन ओ, देन ई, देन एफ, देन जी। ऐसे ही होता था कम्युनिकेट स्केलर चेन में। स्केलर चेन अपने आप में चेन ऑफ कम्युनिकेशन बताती है और चेन ऑफ कमांड भी बताती है, चेन ऑफ अथॉरिटी भी बताती है। सी का सुपीरियर कौन है? गधे। बी, ए और ओ तीनों ही सुपीरियर है। बेटा ए का सबऑर्डिनेट कौन है? बी और सी दोनों। बी का सबऑर्डिनेट कौन है? सी का सबऑर्डिनेट। सी का सबऑर्डिनेट है ही नहीं, बी ए ओ। हाँ जी बेटा सी का कोई सबऑर्डिनेट नहीं है, ठीक है ना। खैर आपको ये याद होगा कि स्केलर चेन कैसे होती है। अच्छा एक बात बताओ, मैं बोलता हूं आपको कि ना सी की ना हरासमेंट कर रहा है बी बहुत हैरेस करता है इसको, ठीक है, और ये बात सी ए को बताना चाहता है। कैसे बताएगा? पहले बी को बताएगा कि बी मुझे तेरे से बहुत परेशानी है, तूने मुझे दुखी कर रखा है, ये बात तू ए को बता दे। सर और कोई तरीका ही नहीं है, तरीका ही है ऑर्गेनाइजेशन में, और कोई तरीका ही नहीं होता बेटा। तो बाबू सी ने ये बात बी को बता दी कि मुझे आपसे बहुत परेशानी है और ये बात आप ए को बता देना कि आपने मुझे बहुत तंग कर रखा है। बेटा क्या बी ऐसी इंफॉर्मेशन को पास ऑन करेगा? देखो बेटा हेडिंग का नाम क्या है? फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। अगर बी को लगता है ना कि कोई इंफॉर्मेशन उसकी अथॉरिटी को चैलेंज कर सकती है, उसकी पावर छीन सकती है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन बी कभी भी फर्दर पास ऑन नहीं करेगा। बी ऐसी सारी इंफॉर्मेशन को सप्रेस कर देगा। सप्रेस करना मतलब यहीं दबा देगा बेटा, वो चाहता नहीं होगा कि ये इंफॉर्मेशन कहीं भी चुपचाप से भी लीक हो जाए। समझ आई? वैसे आपको बता देता हूं इसका एक सॉल्यूशन होता है ऑर्गेनाइजेशन के पास, या नहीं बताऊंगा? बताऊंगा? नहीं गैंग प्लैंक पे भी क्या होगा भाई, आप अपने लेवल से ही तो बात करोगे, जी को कहते रहो। आप सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे एक एम्प्लॉई हो, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है एक एम्प्लॉई है। एम्प्लॉई के लेवल की बात एम्प्लॉई के लेवल पे ही रह जाएगी। और पहली बात, एक डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम दूसरे डिपार्टमेंट में क्या कर लेगी? गैंग प्लैंक इसका सॉल्यूशन नहीं होता, इसका सॉल्यूशन कुछ और है, पता लगेगा आपको, अभी कल ही लग जाएगा पता। फिलहाल इतनी बात बताओ, ओके है क्या? समझ आया? फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। सेकेंड हेडिंग क्या है बेटा? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बाय द सुपीरियर इन हिज सबऑर्डिनेट। बड़ी कमाल की हेडिंग, एग्जाम्पल बड़ा काम कर। बेटा मैं एक एग्जाम्पल देता हूं पहले ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से जाकर। बाबू एक बात बताओ, कई बार आपने अपने घर में एक सिचुएशन देखी होगी कि बड़ी टेंस सिचुएशन है, कुछ फैमिली में हो गया है बेटा, ठीक है ना, और फादर मदर कुछ डिस्कशन कर रहे हैं और एकदम से आप अचानक एंटर हो जाते हो। आप पूछते हो क्या हुआ? कहते नहीं कुछ नहीं हुआ। देखा है कभी ऐसे करते हुए? मना बताते ही नहीं आपको, आप कितना ही पूछ लो बेटा। बाबू क्यों? क्योंकि आपको पता है या तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने लायक नहीं हो, या प्रॉब्लम को जानने लायक नहीं हो, या बेटा उनको आपकी कैपेबिलिटी पे ट्रस्ट नहीं है, ठीक है ना। ये तो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से एग्जांपल है, मैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाता हूँ। बेटा कई बार क्या होता है, सुपीरियर को अपने सबऑर्डिनेट की क्वालिफिकेशन, उसके एक्सपीरियंस, उसके स्किल, उसकी कैपेबिलिटी पे ट्रस्ट नहीं होता। और बेटा जब ट्रस्ट नहीं होता तो उससे बात भी नहीं करना चाहता किसी प्रॉब्लम को लेकर। लेट्स सपोज कि मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। राम जेठमलानी जी, अब तो खैर डेथ हो चुकी है, इंडिया के नंबर 1 एडवोकेट, ठीक है। राम जेठमलानी जी आज सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग में प्रेजेंट हुए, ठीक है। और मान लो बेटा उनको लग रहा था कि जजमेंट उनके खिलाफ जा रही है कहीं ना कहीं, लेकिन बेटा आज जज ने जजमेंट नहीं दी, ठीक है ना। सारी हियरिंग हो चुकी है, जज ने बोला कि अगली डेट पर मैं क्या करूंगा, अपनी जजमेंट को प्रोनाउंस कर दूंगा, बता दूंगा कि मेरी जजमेंट क्या है। वो बहुत परेशान होकर आ गए बेटा अपने ऑफिस में, अपने कैबिन में आकर बैठ गए और बहुत परेशान है, सर पकड़ के बैठे हुए हैं। इतने में एक इंटर्न आता है जिसने 6 महीने पहले लॉ शुरू करी है और उनके पास बेटा वो काम सीख रहा है। कहता है सर बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या? वो कहेंगे नहीं छोटू। अरे सर बताओ मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ क्या? वो बताएंगे उसको। 6 महीने पुराना इंटर्न, वो इंडिया के नंबर 1 एडवोकेट, ठीक है ना, जिनकी प्रैक्टिस 50 साल रही है, 50 साल, एक हियरिंग के चार्जेस 1-1 करोड़,
एक हियरिंग के 1 करोड़। सर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बाय द सुपीरियर इन हिज सबऑर्डिनेट। जब आपके सुपीरियर को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता ना कि आप कुछ बता सकते हो, या आपकी क्वालिफिकेशन पे वो ट्रस्ट नहीं करते, या आपकी कैपेबिलिटी स्किल्स इतने नहीं है, तो बेटा कभी आपसे बात नहीं करेंगे, कितनी परेशानी में क्यों ना हो। क्लियर बात? एग्जाम्पल समझ आया? ओके जी बात। बेटा पहले 4th हेडिंग का नाम क्या है? लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। अगेन स्केलर चेन से एग्जाम्पल दिया जा सकता है, बहुत अच्छा। बेटा पहले भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं दिया है सेम एग्जाम्पल। सी के पास एक बहुत बढ़िया सजेशन है जिससे ऑर्गेनाइजेशन का टाइम बचने वाला है, एज वेल एज लाखों करोड़ों में सेविंग होने वाली है। सी ने बेटा ये सजेशन दिया बी को, ठीक है ना, और कोई रास्ता नहीं है। बी ने बेटा ये सजेशन दिया ए को, ए ने सजेशन दिया ओ को, ओ ने इम्प्लीमेंट करा, लाखों करोड़ों बच गए, टाइम बहुत बच गया। और हुआ क्या बेटा, किसी एनुअल डे प्रोग्राम में बेटा ओ ने अनाउंसमेंट कर दी कि ए की सजेशन की वजह से हमें करोड़ों सेव हुए हैं बेटा, इतना टाइम सेव हुआ है, और बुलाया बेटा उसको स्टेज पर और प्राइज दे दिए, 5 लाख कैश दे दिया और अलग प्राइज दे दिए, गाड़ी दे दी और जो भी कर दिया। ठीक है बेटा, ए कभी बताएगा ये सजेशन बी ने दिया था। जब बी तक बात नहीं पहुंची तो सी तक पहुंचेगी। ए चुपचाप रिवॉर्ड लेके चलता बना, चलो ठीक है बहुत अच्छा, मैंने ही सजेशन दिया था। बेटा अब प्रॉपर इंसेंटिव मिला, जिसका सजेशन था उसको रिवॉर्ड मिला, अगली बार सजेशन सी के दिमाग में आएगा, कभी कम्युनिकेट करेगा? करेगा ही नहीं। ये होता है लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। जब आपको आपके सजेशन का, आपको आपकी ओपिनियन का रिवॉर्ड नहीं मिल रहा बेटा, अगली बार आप कभी उठाओगे ही नहीं बेटा इनिशिएटिव की, कुछ कम्युनिकेट भी कर दो। तो कम्युनिकेट ही नहीं करोगे तो बैरियर ही बैरियर है। क्लियर बात? ठीक है बाबू। 3rd हेडिंग इज अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। बेटा बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर है, बहुत अच्छी बात करते हैं, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर है। कम्युनिकेटर का मतलब ये नहीं होता बेटा बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना, ठीक है ना। कम्युनिकेशन का मतलब ये तो नहीं होता ना इंग्लिश बोलना, आधों को तो यही भ्रम रहता है जिंदगी में, ठीक है ना। मोदी जी इंग्लिश नहीं बोलते, रेयर बोलते होंगे, लेकिन बहुत अच्छे कम्युनिकेटर माने जाते हैं, ठीक है ना, इन्वॉल्व करके चलते हैं। बेटा बहुत लोग हैं दुनिया में जो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, लेकिन वो भी उन लोगों से बात करते टाइम डरते हैं बेटा, जो अपने नेचर में बोलना पसंद नहीं करते। कई लोगों के नेचर में होता है ना बेटा, बहुत ही कम बोलते हैं। ऐसे बंदों से ना दुनिया के सबसे अच्छे कम्युनिकेटर को भी बात करते टाइम डर लगता है। अ फियर ऑफ रिजेक्शन, कि यार मैं 10 बातें बोलूंगा, इसने आगे से एक नहीं बोलनी, सर हिला देगा, हाँ बस बेइज्जती हो जाएगी, छोड़, बोलते ही नहीं इससे। होते हैं ना, हमारे बैच में भी 2-4 मैं नाम नहीं लेता, छोड़ो, मुझे भी बड़ा डर लगता है, क्या यार इससे बोलने का कोई फायदा तो है नहीं, 10-12 बातें तुमने बोलनी, इससे सिर हिला देना, बस चुपचाप खड़ा हो जाएगा, जाके अपनी बेइज्जती होनी, छोड़ना ही बोल इससे, ठीक है ना बेटा। तो ये होता है अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, बेटा बहुत बड़ा बैरियर है। क्लियर है जी बात? ओके बात, समझ आई चारों हेडिंग? देख लो एक बार, कुछ रिपीट कर रहे हैं तो बताओ, रीड करके बताओ। चलो फिर तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।